हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंद्रेश गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स का लेक्चर 5। आज हम लोग इसके पहले लेक्चर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा होगा लेक्चर 5 और लेक्चर 5 जो होगा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिकेटर क्या होते हैं और इंडिकेटर के जो सिद्धांत थे वह क्या होते हैं। इससे पहले इंडिकेटर डिस्कस करने से पहले हम लोग एसिड्स और बेस को कम्प्लीटली जान चुके हैं, इसके सभी कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को जान चुके हैं, पीएच स्केल को जान चुके हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पहला है जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल। हम लोग इंडिकेटर से पहले इसको जान लें क्योंकि हम एसिड और बेस को जान चुके हैं और इसी पे आधारित है। तो 2-3 परिभाषाएं जो इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लें, फिर हम लोग आते हैं आज हमारा जो मेन हमारा लेक्चर है वह है इंडिकेटर पे। जल का आयनिक गुणनफल क्या है। जल का आयनिक गुणनफल कहने का सीधा मतलब है, समझिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जल का आयनन यानी H2O एक यह जल है, इसका आयनन कर दें, आयनाइजेशन कर देते हैं, मिल जाएगा H+ और OH-, यानी यह जल का आयनन हो गया। तो हम कहेंगे जल का आयनिक गुणनफल कहने का सीधा मतलब है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के आयनन से प्राप्त H+, आयनन से क्या प्राप्त हुआ H+ तथा OH- आयन के गुणनफल को ही हम कहेंगे जल का आयनिक गुणनफल। एक बार और समझते हैं जल का आयनिक गुणनफल। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे H2O के आयनन से प्राप्त H+ तथा OH- आयन के यानी H+ और OH- आयन के सांद्रता का जो गुणनफल होगा उसी को हम कहेंगे जल का आयनिक गुणनफल। आशा करते हैं समझ में आया होगा कि जब जल का आयनिक गुणनफल जैसे यहाँ पे हो गया, यानी यहाँ से अब अगर हम यहाँ पे लिखें कि KH2O यानी इसका डिसोसिएशन को हम लिख दें, और आप जानते हैं कि यहाँ से इसको हटाइए, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से हम लिख दें रिएक्टिव मास ऑफ, या रिएक्शन है इसके लिए हम लिख दें एक्टिव मास ऑफ H2O। यहाँ से हमारा जल का आयनिक गुणनफल प्राप्त हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा आगे कर दे, बढ़ा दें, तो यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा, यह हमारा रिएक्शन हो गया। इसके लिए एक्टिव मास ऑफ रूल आप पढ़े होंगे, जान लीजिए क्या होता है। प्रोडक्ट के सांद्रता जो हुआ यानी कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऑफ H2O। और ये आपका क्या रहा कि आपने के लिखा, इसके लिए जो कांस्टेंट यानी यह एक रिएक्शन हो गया, और उसके लिए साम्य की स्थिति में यह क्या है, यह जो हमारा रिएक्शन है H2O gives H+ plus OH- इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। साम्य अवस्था में जब है तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि K इक्वल टू एक कांस्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में आपने लिखा है एक्टिव मास ऑफ H+ एंड एक्टिव मास ऑफ OH- आयन अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2O। तो यहां से आप लिख सकते हैं H2O मींस क्या हो गया W, इसका गुणा करा दें यानी K H2O इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH-। H2O को आप लिख सकते हैं वाटर, यानी KW इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH-। यहां से आपको हम दिखाना यही चाह रहे थे कि KW को हम जल का आयनिक गुणनफल यानी जल का आयनिक KW जो है यह होता है क्या, जल के आयनन से प्राप्त H+ और OH- आयन के गुणनफल के बराबर, यानी यही आपका हुआ रिलेशन होता है एक प्रकार से। इसका मान जो होता है KW का, यह 1 गुणे 10 पे -14, 1 गुणे 10 पे -14 KW का मान होता है 1 गुणे 10 पे -14। फिर से सुन लीजिए जल का आयनिक गुणनफल
25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर H2O के आयनन से प्राप्त H प्लस और OH माइनस आयन के सांद्रता के गुणनफल को हम कहेंगे जल का आयनिक गुणनफल। यहाँ से यदि हम मान लें कि H2O गिव्स H प्लस OH माइनस आयन, यह इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि दोनों दिशाओं में हो सके, इसमें इक्विलिब्रियम स्थापित होगा, रासायनिक साम्य स्थापित होगा और इन इक्विलिब्रियम पोजीशन हम एक कांस्टेंट लेते हैं K इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो K इसका गुणा करा देती है H2O इक्वल टू H प्लस OH माइनस आयन। तो H2O को लिख सकते हैं W यानी वाटर, H2O वाटर है तो KW इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, इट्स कॉल्ड आयनिक गुणनफल। यही हमारा क्या है, आयनिक गुणनफल है। इसका वैल्यू 10 टू द पावर -14 होता है। यार आपका जल का आयनिक गुणनफल पूछ देता है या रिलेशन ऐसे दिखा सकते हैं आप, कभी कभी 60 नोट में पूछ देता है, इसीलिए इसको बता दिए हैं। इसके बाद से आपका अगला जो होगा, अगला हमारा एक डेफिनेशन, क्योंकि यह जो था वह H प्लस एसिड से प्राप्त होता है, वो H बेस से प्राप्त होता है और ये H प्लस और OH से संबंधित था जल का आयनिक गुणनफल। इसीलिए इसको क्या किए, पहले जब भी एसिड और बेस आप पढ़ लेते हैं उसके बाद से जल का आयनिक गुणनफल जान लिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी क्या है, एसिड और बेस पे डिपेंडेंट है। जैसे जल का आयनिक गुणनफल H प्लस एसिड और OH माइनस आयन बेस पे डिपेंडेबल था, ठीक उसी प्रकार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहने का क्या मतलब है कि कोई एसिड हो गया और बेस हो गया, एसिड और बेस जब कभी भी अम्ल और एसिड और बेस अभिक्रिया करते हैं तो बनता है साल्ट प्लस वाटर। जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है साल्ट प्लस वाटर। यही अभिक्रिया को हम कहते हैं, इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एसिड और बेस की अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप साल्ट तथा वाटर प्राप्त होता है, लवण तथा जल बनता है, इस क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। या कह सकते हैं कि जब एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमें मिलता है साल्ट प्लस वाटर और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एसिड में हम ले लें HCl, एक एसिड हो गया, बेस में हम ले लेंगे NaOH, हमारा एक बेस हो गया और यह क्रिया करेगा तो यहाँ से इसको तोड़ सकते हैं आप चाहे तो H प्लस प्लस Cl माइनस, इसको तोड़ सकते हैं Na पे प्लस प्लस OH माइनस। और आप जानते हैं कि प्रकृति क्या है, यानी कहने का मतलब जो प्लस वाला है वह माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, कभी भी जब विपरीत आवेश रहे, यानी कहने का मतलब कि विपरीत जब रहेगा तभी क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा। यानी ये H प्लस क्या करता है, इस माइनस वाले के साथ और यह प्लस इस माइनस वाले के साथ क्रिया करते हैं और यहाँ पे मिल जाता है NaCl प्लस H2O। इट मीन्स एसिड बेस क्रिया करे और मिला साल्ट प्लस वाटर, इट्स रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपका एग्जाम्पल भी है, बहुत सारा एग्जाम्पल इस पे हो सकता है। अगला है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। हमने जान लिया जल के आयनिक गुणनफल क्या होता है। जल के आयनिक गुणनफल के बाद से हमने जाना उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। अगला हमारा टॉपिक जो शुरू होगा उदासीनीकरण उष्मा। अगला हमारा उदासीनीकरण उष्मा को ऐसे समझ लें कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो उष्मा प्राप्त होती है उसी को हम उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं।
उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है उसमें जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है, जो हीट हमें प्राप्त होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। या कह सकते हैं 1 ग्राम तुल्यांक की न्यूट्रलाइजेशन हीट को, न्यूट्रलाइजेशन हीट, उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है, तो 1 ग्राम तुल्यांक आप कोई एसिड ले लें और उतना ही 1 ग्राम तुल्यांक कोई बेस ले लें, और जब आप एसिड और बेस को लेंगे तो जाहिर सी बात है पे प्राप्त होगा साल्ट प्लस वाटर। यह एकदम नोन है कि एसिड और बेस कभी भी अभिक्रिया करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर प्राप्त होगा। तो जब एसिड और बेस रिएक्शन करें और साल्ट प्लस वाटर प्राप्त हो तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट यदि 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस रिएक्शन करें और हमें साल्ट प्लस वाटर और साथ ही साथ क्या इसमें हीट प्राप्त होगी, कुछ ऊष्मा प्राप्त होगी, और इसी ऊष्मा को हम कहते हैं, इसी हीट को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन हीट, उदासीनीकरण ऊष्मा। जैसे सपोज कर लें HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, और जब HCl और NaOH यानी इसको तोड़ देते H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, तो यह प्लस वाला, यह जो प्लस वाला है क्या करेगा माइनस के साथ, यह प्लस वाला माइनस के साथ और यह माइनस वाला प्लस के साथ अभिक्रिया करेंगे और यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस हीट, और यह हीट जो होती है इसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण ऊष्मा। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया, और इससे जो ऊष्मा हीट प्राप्त होती है उसे हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन हीट, उदासीनीकरण ऊष्मा। ये भी हो गया। 60 नोट में कभी पूछ देता तो आप लिख देंगे कि 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक क्षारक की जब अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें इस साल्ट और वाटर बनते बनते उसमें हीट जो उत्पन्न होती है उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन हीट कहते हैं। अगला अब हमारा जो यही 3 इंपॉर्टेंट 60 नोट में आते हैं, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह शुरू होता है सूचक, जो आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर में देखेंगे। सूचक, इंडिकेटर, इंडिकेटर। देखिए नाम से स्पष्ट है इंडिकेटर। इंडिकेटर आप लोग जनरली इंडिकेटर का नाम सुने होंगे, बाइक में इंडिकेटर होता है, वह क्या करता है, इंडिकेट करने का काम करता है, सूचित करने का काम करता है, इंगित करने का काम करता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया इंडिकेटर। ठीक उसी तरह से यह होता है सूचक। केमिस्ट्री में, रसायन की भाषा में सूचक, इंडिकेटर, जो क्या करते हो, इंडिकेट करते हो, इंडिकेट करते हो। इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और आप पढ़ क्या रहे हैं, एसिड और बेस, तो क्या इंडिकेट करते हैं, यानी एसिड और बेस को जो इंडिकेट करते हैं उसी को हम इंडिकेटर, सूचक कहते हैं। यानी कहने का सीधा मतलब है कि सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं, सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या, जिनका दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में रंग कुछ और हो और बेसिक मीडियम में रंग कुछ और हो। यानी यहाँ से आप सूचक को डिफाइन करेंगे, सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका एसिडिक मीडियम यानी अम्लीय माध्यम में रंग क्या हो, एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम में रंग अलग हो और बेसिक मीडियम यानी क्षारीय माध्यम में रंग अलग हो, तो ऐसे पदार्थ को हम इंडिकेटर या सूचक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका अम्लीय माध्यम में रंग अलग तथा क्षारीय माध्यम में रंग अलग होते हैं, इसे हम ऐसे पदार्थों को हम सूचक कहते हैं।
दूसरे शब्दों में अथवा करके एक और परिभाषा, सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, यानी जो जब कलर चेंज होती है और रिएक्शन कंप्लीट होने का क्या करता है, इंडिकेट करता है, उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। तो जनरली भाषा में आप समझ सकते हैं कि सूचक जो होते हैं इंडिकेटर, वह इंडिकेट करने का काम करते हैं किसे, एसिड और बेस को, कि या एसिड है या बेस है, इसको इंडिकेट करने का काम जो करता है उसी को हम इंडिकेटर कहते हैं। कह सकते हैं कि इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय माध्यम एसिडिक मीडियम में रंग कुछ और तथा बेसिक मीडियम में रंग कुछ और हो, तो ऐसे पदार्थों को हम इंडिकेटर, सूचक कहते हैं। सूचक आप अपने घरों में भी सूचक को देखे होंगे। प्राकृतिक सूचक आप हल्दी देखे हैं, हल्दी एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक सूचक है। यहां से सूचक यानी इंडिकेटर क्या होते हैं, अम्लीय माध्यम में रंग क्या होता है, क्षारीय माध्यम में रंग क्या होता है। तो पहला सूचक का नाम आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, यह लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर आप जानते हैं क्या होता है अम्लीय माध्यम में, लिटमस पेपर, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्या होता है यह लाल, अम्लीय माध्यम में लाल, और क्षारीय माध्यम में क्या होता है नीला। ठीक उसी तरह से फिनाल्फ्थेलीन का नाम सुने होंगे, फिनाल्फ्थेलीन, फिनाल्फ्थेलीन क्या होता है, फिनाल्फ्थेलीन यह एक सूचक है, इसका अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, यह कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है, और क्षारीय माध्यम में हल्का गुलाबी यानी पिंक होता है। क्या होता है, पिंक होता है, गुलाबी होता है। ठीक उसी प्रकार अगला मेथिल ऑरेंज का आप लोग नाम सुने होंगे, मेथिल ऑरेंज, फिनाल्फ्थेलीन को HPH से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। अगला आपका मेथिल ऑरेंज, और मेथिल ऑरेंज का जो फार्मूला होता है MEOH, मेथिल ऑरेंज को MEOH से प्रदर्शित करते हैं, फार्मूला होता है। और जो मेथिल ऑरेंज होता है यह रेड होता है। क्या होता है, अम्लीय माध्यम में एसिडिक मीडियम में रेड होता है, और बेसिक मीडियम में येलो होता है। अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। अगला थार्मल ब्लू भी एक लिटमस पेपर, थार्मल ब्लू भी एक क्या सूचक होता है, लिख देते हैं थार्मल ब्लू, यह भी क्या होता है, एक सूचक होता है जो क्षारीय माध्यम में ब्लू और एसिडिक मीडियम में येलो होता है। यानी कहने का सीधा मतलब है कि सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय माध्यम में रंग कुछ और क्षारीय माध्यम में रंग कुछ और होते हैं, इसे हम सूचक कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सूचक के सिद्धांत क्या होते हैं, सूचक के सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। सूचक को आप लोग घरों में देखे हैं, लिटमस पेपर तो बहुत लोग देखे हैं, यदि लिटमस पेपर भी न देखे हो तो हल्दी का नाम आप लोग सुने हैं, हल्दी, टर्मरिक, हल्दी जो होता है, टर्मरिक जो होता है, यह भी एक इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। क्योंकि आप हल्दी को ऐसे जब देखेंगे जनरली यानी तो वह पीला है, लेकिन जब भी उसको किसी क्षारीय माध्यम में डाल के देखिए, यानी कहने का मतलब जब वो चूने के संपर्क में आता है तो क्या होता है, कत्थी कलर का हो जाता है। यानी कहने का मतलब हल्दी भी क्या है, एक सूचक है। पत्ता गोभी का पत्ता भी क्या है, सूचक होता है। तो ये सब सूचक हैं जो क्या करते हैं, बताते हैं ये कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में इनका रंग अलग अलग होता है,
तो इन्हें हम सूचक कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह इंडिकेट करने का कार्य करते हैं क्या एसिड है क्या बेस है। यानी कहने का मतलब सपोज कीजिए कि आपने लिटमस पेपर लिया, लिटमस पेपर हमने लिया और लिटमस पेपर दो प्रकार के, नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। हमने आपको पिछले वीडियो में एक ट्रिक बताया था अनिल छलनी, अनिल छलनी। यह ट्रिक हम बताए थे कि अ फॉर अम्ल, अम्ल जो होते हैं नी से नीले, यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षारक जो होते हैं वे लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यानी कहने का मतलब कि आपको बीकर, दो बीकर दिया गया हो, दो बीकर हो और दोनों बीकर में आप नहीं जानते हैं कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, कौन एसिडिक मीडियम है कौन बेसिक मीडियम, आप नहीं जानते हैं। और आपको लिटमस पेपर दे दिया गया कि आप अब बताइए कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। आपके पास दोनों प्रकार के लिटमस पेपर होंगे। आपने नीले लिटमस पेपर को पहले बीकर में डाला, नीले लिटमस पेपर को पहले बीकर में डाला और कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जब कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यदि अम्ल होता तो नीला लिटमस पेपर लाल होता, श्योर है। लेकिन जब नहीं हुआ इसकी मतलब क्या है, यह अम्ल नहीं है। दूसरे बीकर में आपने उसी लिटमस पेपर को, दूसरा नीला लिटमस पेपर लिया, उसको डाला और वह नीला लिटमस पेपर क्या हो गया, लाल हो गया। तो यह बताता है कि दूसरे बीकर में क्या है, अम्ल है। जब अम्ल और क्षारक दो ही पहचान करना और पहले दूसरे बीकर में अम्ल हो गया तो पहले बीकर में क्या था, क्षारक था। नहीं संतुष्टि है तो लाल लिटमस पेपर उठाइए और पहले बीकर में अब डाल के देखिए, चूंकि नीला कोई चेंज नहीं हुआ था, जब लाल डालेंगे तो वह लाल से क्या हो जाएगा, नीला, तो वह क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। यानी यह इंडिकेट किया किस रंग परिवर्तन द्वारा। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रंग परिवर्तन द्वारा बताते हैं कौन सा एसिड है और कौन सा बेसिक है। तो लिटमस पेपर भी हो गया। उसी तरह से फिनाल्फिलिन है, मेथिल ऑरेंज है, मेथिल रेड है, थामोल ब्लू है, हल्दी है, पत्ता गोभी है, ये सब क्या होते हैं, सूचक होते हैं जो कि बताते हैं कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में इनका रंग अलग अलग है, या यह रंग परिवर्तन द्वारा बताते हैं कौन सा पदार्थ मीडियम, कौन सा मीडियम एसिडिक है और कौन सा मीडियम बेसिक है। इसमें एक बात आती है सूचक परास, रेंज, पीएच रेंज आता है कि इसका परास क्या होता है। किसी भी सूचक का एक पीएच रेंज होता है, यहां से इसको मिटा दें, यानी कोई सूचक है और उस सूचक का पीएच रेंज आता है। पीएच रेंज क्या होता है समझ लीजिए, छोटा सा टॉपिक है सूचक। पीएच रेंज समझने से पहले एक और बात समझिए कि जो पीएच स्केल होता है, बहुत लोग नहीं जानते, पीएच स्केल भी एक सूचक होता है। यहां से आपको बता रहे हैं, स्टार कीजिए इस चीज को, नोट कीजिए कि पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल एक इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। हम बताए थे कि पीएच स्केल को जब सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने बनाया तो उन्होंने बताया कि इस स्केल पे 0 से लेकर और 14 तक खाने अंकित होते हैं, बीच में एक 7 होता है। जब किसी विलयन का पीएच 7 हो तो वह न्यूट्रल होता है, उदासीन। 7 से कम और 0 तक 0 एसिडिक होता है, और 7 से अधिक और 14 तक हो तो बेसिक होता है। यानी पीएच स्केल पे आप क्या एसिडिक और बेसिक नेचर को डिफाइन कर रहे हैं। इट्स पीएच स्केल इज ए इंडिकेटर। पीएच स्केल भी एक सूचक होता है, सूचक जो सूचना देता है अपने स्केल पर कि कौन सा एसिडिक और कौन सा बेसिक है। पीएच परास क्या होता है, अब हम टॉपिक पे आते हैं। पीएच परास, पीएच रेंज, पीएच रेंज, पीएच परास क्या होता है। पीएच परास कहने का मतलब है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब नोट करते जाइए। पीएच रेंज, पीएच परास क्या होता है। पीएच रेंज कहने का मतलब जो सूचक होते हैं इनका जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में जो रंग अलग अलग होता है, यह पीएच पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, पीएच पर, पीएच वैल्यू पर आधारित होता है। लेकिन यह पीएच वैल्यू एक निश्चित न होकर, किसी जो पीएच होता है यह पीएच वैल्यू क्या होता है, एक डेफिनिट न होकर, निश्चित न होकर एक रेंज में रहता है, एक परास में रहता है। जैसे परास हमारा कुछ भी हो सकता है, यानी सपोज कीजिए 3 से लेकर 8, यानी इसी को हम परास कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि यह जो सूचक होते हैं इनका रंग अलग अलग होता है, और आप जानते हैं रंग अलग अलग कब होते हैं,
यानी कोई अम्लीय और क्षारीय कब हो सकता है, उसके पीएच वैल्यू पर, यदि पीएच वैल्यू 0 से अधिक और 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक 14 तक है तो बेसिक होगा। यानी इंडिकेटर जो भी रंग परिवर्तन करते हैं एक पीएच रेंज में करते हैं, पीएच परास में करते हैं। यानी कहने का मतलब जो सूचक होते हैं वह किसी एक निश्चित पीएच वैल्यू पर अपना मान नहीं बदलते हैं, वह एक रेंज में अपना मान अपना कलर बदलते हैं, उसे हम पीएच परास या पीएच रेंज कहते हैं। एक बार और सुनिए, पीएच रेंज, पीएच रेंज जो भी इंडिकेटर होते हैं वह एक डेफिनिट पीएच वैल्यू पर अपना कलर चेंज नहीं करते हैं, वह एक रेंज में रहते हैं। रेंज कहने का मतलब यहाँ से और यानी कुछ बीच में रेंज होता है और उस रेंज में अपना कलर चेंज करते हैं, तो यानी उसी को हम कहते हैं पीएच रेंज, पीएच परास। ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। इसके बाद से अब हमारा जो टॉपिक होगा, जो इंडिकेटर थे इनका सिद्धांत, इंडिकेटर के क्या सिद्धांत थे, इंडिकेटरों का क्या सिद्धांत होता है। तो जो सूचक होते हैं इंडिकेटर, इनके मुख्यतः दो सिद्धांत थे, दो कॉन्सेप्ट था, दो थियरी था। वह दो थियरी क्या क्या थे, पीएच रेंज आप लोग जान चुके हैं। अब सूचक के जो थियरी थे, वह सूचक का जो थियरी था वो मुख्य दो था। पहला जो था ओस्टवाल्ड कॉन्सेप्ट, ओस्टवाल्ड थियरी, और दूसरे को हम कहते थे आधुनिक मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो कि दो फॉर्म में पाया जाता है, यानी क्विनोनाइड और बेंजोनाइड फॉर्म में। यानी यहां से अब हम लोग जानेंगे कि जो इंडिकेटर होते हैं, जो इंडिकेटर होते हैं, सूचक होते हैं, इनके दो सिद्धांत थे। पहले को हम ओस्टवाल्ड थियरी कहते हैं, ओस्टवाल्ड थियरी यानी ओस्टवाल्ड सिद्धांत, और दूसरे को हम क्विनोनाइड सिद्धांत कहते हैं, क्विनोनाइड सिद्धांत थियरी। आपने जान चुका सूचक क्या होते हैं। उसके बाद से सूचकों का सिद्धांत यानी ओस्टवाल्ड सिद्धांत और क्विनोनाइड सिद्धांत। तो पहले हम जानेंगे ओस्टवाल्ड सिद्धांत क्या होता है। ओस्टवाल्ड सिद्धांत कहने का मतलब है, यह ओस्टवाल्ड सिद्धांत को हम लोग समझे, ओस्टवाल्ड सिद्धांत क्या होते हैं। ओस्टवाल्ड सिद्धांत कहने का मतलब सीधा सीधा है, इनके अनुसार, ओस्टवाल्ड के अनुसार प्रत्येक इंडिकेटर, प्रत्येक सूचक दुर्बल कार्बनिक अम्ल, वीक ऑर्गेनिक एसिड, दुर्बल कार्बनिक अम्ल या वीक ऑर्गेनिक बेस, दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं। पहला पॉइंट नोट कीजिए कि ओस्टवाल्ड सिद्धांत के अनुसार इंडिकेटर जो होते हैं या तो दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं या दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं। दूसरी बात कि ओस्टवाल्ड सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सूचक के अनायनित यानी जो बिना टूटा हुआ हो, और आयनित यानी जो टूट गया हो, यानी अनायनित और आयनित प्रजातियों का रंग भिन्न भिन्न होता है। ध्यान से सुनिएगा कि ओस्टवाल्ड थियरी क्या कहता है। ओस्टवाल्ड थियरी कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सूचक या तो दुर्बल कार्बनिक अम्ल वीक ऑर्गेनिक एसिड या दुर्बल कार्बनिक क्षार वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं, तथा इनके अनायनित और आयनित प्रजातियों का रंग भिन्न भिन्न होता है। यही था ओस्टवाल्ड थियरी। यही दो मेन चीजें थी, दो बातें थी। जैसे अब हम क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओस्टवाल्ड थियरी के आधार पे बताइए कि एचपीएच कैसे रंग परिवर्तित करता है। यानी आपने इतना जान गया कि इसके अनुसार प्रत्येक सूचक दुर्बल कार्बनिक अम्ल या दुर्बल कार्बनिक क्षार होता है, इसके आयनित तथा अनायनित प्रजातियों का रंग भिन्न भिन्न होता है। हमने यहाँ पे एचपीएच को लिया और आप जानते, हम फिनाफ्थलीन एचपीएच की रंग परिवर्तन को देख रहे हैं, यह हमारा एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन को देखिए क्या है, एक्सप्लेनेशन है कैसे होता है। तो एचपीएच हमने लिया फिनाफ्थलीन को, यह जब H प्लस पीएच माइनस। ध्यान देने वाली बात क्या है
यही देखना है कोस्टवाल थ्योरी के अनुसार प्रत्येक सूचक दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं या दुर्बल कार्बनिक क्षार। HPH क्या है? वीक ऑर्गेनिक एसिड, दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। HPH क्या है? दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। इसको हम कहेंगे अनायनित फॉर्म। अनायनित, अनायनित मीन्स जो टूटा न हो, टूटा, और यह होगा आयनित, आयनित यानी जो टूट गया। पहला वीक ऑर्गेनिक एसिड हो गया, यह अनायनित और आयनित फॉर्म है। यह अनायनित में यानी यह कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। और यह क्या होता है? पीएच माइनस, जब पीएच का यह जो होता है यह पिंक होता है। क्या होता है? पिंक होता है। अब सबसे बड़ी बात, हमारा कॉन्सेप्ट यही था ओस्टवाल्ड कॉन्सेप्ट कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सूचक, HPH एक सूचक है, दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं या दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं। इसमें आपने देख लिया कि वीक ऑर्गेनिक एसिड यानी दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। दूसरी बात, इनके अनायनित और आयनित प्रजातियों का रंग भिन्न होता है। इसके अनायनित प्रजाति कलरलेस और आयनित में पीएच माइनस एंड पिंक होता है। अब इसको हम देखें कि एसिड और बेस में यह कैसे डिफरेंट है। अब सपोज करते हैं कि यहां से हमने HPH को एसिड में डाल दिया, HPH को यानी फिनाइलिन को हमने एसिड में डाला, और आप जानते हैं कि एसिड H प्लस देते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने HPH को लिया, HPH से H प्लस पीएच माइनस प्राप्त हुआ। यह सिद्धांत जो कहता है उस सिद्धांत पे सब फॉलो है। हमने इसको HPH को एसिड में डाल दिया। आप भी जानते हैं कि एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो H प्लस देते हैं। एसिड है H प्लस देगा, एसिड का H प्लस और HPH का H प्लस, यानी फिनाइलिन को हमने एसिड में आप डालेंगे, एसिड से H प्लस प्राप्त होगा, फिनाइलिन के आयन से H प्लस प्राप्त होगा, और H प्लस मिलके यह सम आयन प्रभाव दिखाएंगे। सम आयन प्रभाव यानी समान आयनों का यह प्रभाव रहेगा, दिखाएंगे। और जब सम आयन प्रभाव दिखाएंगे यानी सम आयन प्रभाव दिखाएंगे और अम्लीय माध्यम में इसका रंग क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। यानी सम आयन प्रभाव जब दिखाएंगे तो यह अनायनित नहीं होगा, टूटेगा नहीं उतना। यह सम आयन प्रभाव दिखाएंगे, इसकी मात्रा पीएच माइनस की क्या होगी? कम हो जाएगी, यानी पिंक कम हो जाएगा। और सम आयन प्रभाव के कारण HPH दिखेगा और HPH कलरलेस होता है, इसीलिए HPH अम्लीय माध्यम में क्या होता है? कलरलेस होता है। ध्यान से सुनिएगा, व्याख्या कैसे लिखेंगे। ओस्टवाल्ड सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सूचक दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं या दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं। इनके अनायनित तथा आयनित प्रजातियों का रंग भिन्न भिन्न है। चूंकि HPH एक सूचक है और यह एक वीक ऑर्गेनिक एसिड दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है, इसके अनायनित तथा आयनित प्रजातियों का रंग भिन्न भिन्न है। अनायनित में यह कलरलेस होता है और आयनित में यह पिंक होता है। जब हम HPH को एसिड में डालते हैं तो एसिड से प्राप्त H प्लस आयन प्राप्त होता है। चूंकि हम जानते हैं कि HPH से प्राप्त H प्लस और एसिड से प्राप्त H प्लस दोनों समान है, यानी सम आयन प्रभाव के कारण HPH की आयनन की दर घट जाएगी, यानी पीएच माइनस कम प्राप्त होगा। यानी यह नहीं पीएच माइनस जब प्राप्त नहीं होगा, सम आयन प्रभाव कार्य करेगा, तो एसिडिक मीडियम में जब यह प्राप्त नहीं होगा, यानी यह HPH ही रहेगा, यानी टूटेगा नहीं। तो HPH डालेंगे तो HPH ही रहेगा और HPH कलरलेस होता है। इसी कारण अम्लीय माध्यम में HPH क्या होता है? कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। अब यहाँ से दूसरी बात, एसिड में तो हमने देख लिया। बेस की बात करें, उसी तरह से हम बेस की बात करें कि यह तो हमारा पूरा रहेगा। बेस हम जानते हैं कि OH माइनस आयन देता है। बेस क्या देता है? OH माइनस आयन, और HPH से प्राप्त होगा H प्लस प्लस पीएच माइनस आयन। इसी चीज को दिखा देंगे, फिर से ऊपर दिखाए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यह H प्लस प्लस में है, यह OH माइनस
प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यह बना लेगा H2O, और यह H2O बना लेगा, यानी जितने HPS H प्लस प्राप्त होते रहेंगे बेस OH माइनस आयन देगा, यानी H2O बनता रहेगा। और जब जल ही बनेगा यानी H2O बनेगा, यानी यह pH माइनस आयन यानी आयनन की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। HPH के आयनन की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जब आयनन की दर बढ़ेगी तो pH माइनस की संख्या बढ़ेगी, और जब pH माइनस आयन की संख्या बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि इसका रंग क्या होता है, पिंक होता है। इसी कारण क्षारीय माध्यम में HPH का जो रंग होता है वह क्या होता है, पिंक होता है। क्या होता है, पिंक होता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। HPH H प्लस प्लस pH माइनस टूटेगा, इस चीज को बताएं, वही सब चीज इसमें लिखना है। बेस के लिए भी बेस OH माइनस आयन देता है, या H प्लस में OH माइनस आयन तुरंत क्रिया करके H2O बनाएंगे यानी जल बनेगा, यानी pH माइनस की क्या होगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी, इसके आयनन की दर बढ़ेगी, pH माइनस की संख्या बढ़ेगी। और pH माइनस होता क्या है, यह खुद पिंक होता है, यानी यह पिंक होता है, और इसकी जितनी मात्रा बढ़ी यानी यह पिंक होता जाएगा। और यही कारण है कि HPH क्षारीय माध्यम में क्या होता है, पिंक होता है, गुलाबी होता है। यह व्याख्या रहा, एक्सप्लेनेशन रहा। एक और देख लें हम, उसके बाद से अगला सिद्धांत। यह तो HPH की बात रही। दूसरा मेथिल ऑरेंज की हम बात करें, MEOH, यह हमारा मेथिल ऑरेंज। और यह मेथिल ऑरेंज एग्जाम में पूछ देता है कि ओस्टवार्ड सिद्धांत का प्रयोग करते हुए मेथिल ऑरेंज की रंग परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। कुछ नहीं, बस समझना है आपको, कुछ आप समझ लिए तो सारा चीज लिख सकते हैं। MEOH है, अभी आप जानते हैं कि MEOH यह क्या होता है, विक ऑर्गेनिक बेस होता है। यहां से इसको तोड़ दें, यानी Me पे प्लस प्लस OH पर माइनस, यानी यह जो है अनायनित फॉर्म है, यानी बिना टूटा है, अनायनित इस चीज को लिख देंगे, और यह टूट गया तो क्या हो गया, आयनित। देखिए एग्जाम में नंबर पाने के लिए एग्जामिनर को अटेक्ट करना जरूरी है। तो जब आप ऐसे लिख देंगे, यह अनायनित हो गया, यह आयनित हो गया, यह मेथिल ऑरेंज वीक ऑर्गेनिक बेस यानी दुर्बल कार्बनिक क्षारक होते हैं, दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं। उसके बाद से इस चीज से एग्जामिनर जान गए कि आपने पूरा ओस्टवाल्ड कॉन्सेप्ट ही लिख दिया। अब यहाँ से हम सब पहले एसिड की बात करते हैं, और हम मेथिल ऑरेंज को लेकर एसिड में हमने डाल दिया। जब एसिड में डालेंगे तो एसिड से H प्लस प्राप्त होगा, इस चीज को आप भी जानते हैं। एसिड से H प्लस प्राप्त हुआ और मेथिल ऑरेंज से OH माइनस, यह H प्लस और यह OH माइनस दोनों क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, और क्रिया करके यहां से बनाएंगे H2O, यानी H2O बनेगा, और H2O यहां से इसको यहां से भी दिखा दें इस चीज को, यह आपका जो होता है MEOH, H प्लस OH मिलके H2O बना लिया, यानी Me प्लस की क्या हुई, Me प्लस यह आपका होता है रेड या ऑरेंज कह लीजिए कलर में, और यह आपका होता है येलो। क्या होता है, येलो। अनायनित फॉर्म में इसका रंग क्या होता है, येलो होता है, येलो। और आयनित फॉर्म में यानी Me प्लस में क्या होता है, रेड होता है। MEOH लिए, यह अनायनित फॉर्म हो गया, यह आयनित फॉर्म हो गया, यह वीक ऑर्गेनिक बेस हो गया। MEOH येलो कलर में होता है, Me प्लस यानी यह जब Me प्लस होता है यह रेड होता है,
जब एसिड में डालेंगे H प्लस प्राप्त होगा, यह H प्लस इस OH माइनस आयन से क्रिया करके H2O बनाएगा, और H2O बनाएगा इट मीन्स Me प्लस की सांद्रता बढ़ेगी। H2O बनाएगा तो आयनन की दर बढ़ेगी, यानी Me प्लस की सांद्रता बढ़ेगी, और चूंकि Me प्लस की सांद्रता बढ़ेगी यानी यह रेड है, यानी रेड भी बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब है कि एसिडिक मीडियम में MeOH का रंग कैसा होता है, रेड होता है। सारा एक इक्वेशन से MeOH येलो, Me प्लस रेड, ये एसिड में डालेंगे H प्लस, या OH माइनस आयन से क्रिया करेगा H2O। H2O बनने का मतलब आयनन की दर बढ़ेगी, टूटेगा, Me प्लस प्राप्त होगा, और Me प्लस रेड है, यानी विलयन कैसा हो जाएगा, यानी जो आप मीडियम लिए वो कैसा हो जाएगा, रेड, और जब रेड होगा तो उसे हम कह देंगे यह एसिडिक मीडियम है। बेस की बात कर लें, हम बेस लिए और बेस से हमें प्राप्त हो गया OH माइनस। जब बेस से हमें OH माइनस प्राप्त हुआ, यहां से दिखाते हैं, हमने लिया बेस और बेस देगा OH माइनस। आप जानते हैं कि बेस ऐसे पदार्थ होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं, और यहाँ पे भी लिख दें, ऊपर MeOH वाला भी लिख देते हैं, तुलना करने में एसिड के लिए हो गया, और MeOH यह भी टूटेगा, और यह होगा Me प्लस प्लस OH पर माइनस। और चूंकि आप जानते हैं कि यह क्या है, अनायनित है, यानी अनायनित फॉर्म है, यह आयनित फॉर्म है, इस चीज को यहाँ पे भी दिखा दें, सही रहेगा। यानी MeOH यह अनायनित होगा, अनायनित, यह आयनित होगा, यानी टूट गया है। उसके बाद से यह MeOH क्या होगा, येलो होगा, यह क्या होगा, रेड होगा, यह वीक ऑर्गेनिक बेस है। अब इसको हम डाल दें किसमें, बेस में, बेस में डाल दिया, और बेस से हमें प्राप्त होगा OH माइनस। ध्यान से देखिएगा, MeOH से प्राप्त OH माइनस और बेस से प्राप्त OH माइनस, OH माइनस OH माइनस सम आयन, क्या है यह, सम आयन, और जब सम आयन है तो इसके सम आयन प्रभाव कार्य करेगा, सम आयन प्रभाव कार्य करेगा तो MeOH की आयनन की दर घट जाएगी, और जब MeOH की आयनन की दर घट जाएगी, यानी MeOH की आयनन की दर घटेगी, यानी Me प्लस भी, यानी टूटेगा कम, यानी Me प्लस कम प्राप्त होगा, और जब Me प्लस कम प्राप्त होगा तो यानी यह क्या होगा, MeOH की आयनन की दर कम होगी, यानी इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। Me प्लस नहीं बनेगा, यानी रेड नहीं बनेगा, रेड नहीं होगा तो क्या होगा, येलो। और यही कारण है कि MeOH का बेसिक मीडियम में क्या होता है, येलो होता है। MeOH को तोड़ेंगे, Me प्लस OH माइनस, बेस में डालेंगे OH माइनस प्राप्त होगा, बेस OH माइनस देते हैं, इसका OH माइनस और इसका OH माइनस सम आयन प्रभाव कार्य करेगा, और MeOH की आयनन की दर कम होगी, और कम आयनन की दर कम है यानी कम टूटेगा, और कम टूटेगा तो Me प्लस भी कम प्राप्त होगा, और Me प्लस कम प्राप्त होगा यानी रेड नहीं बनेगा, यानी येलो प्राप्त होगा। जब कम प्राप्त होगा कम टूटेगा, तो Me प्लस नहीं प्राप्त होगा कम टूटेगा, तो MeOH ही रहेगा, और वह जब MeOH टूटेगा नहीं और MeOH के रूप में रहेगा, यानी उसका विलयन कैसा, उसका रंग कैसा हो जाएगा, MeOH रहेगा तो येलो, टूट जाता तो रेड, लेकिन टूटेगा नहीं क्योंकि सम आयन प्रभाव कार्य करेगा, तो MeOH ही रहेगा बेस में, और जब MeOH रहेगा यानी वह येलो दिखाएगा, और यही कारण है कि बेसिक मीडियम में इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला कॉन्सेप्ट हम इंडिकेटर का अगले लेक्चर में देखेंगे, तो थैंक यू।